बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, मैकेनिक्स में जो है वो फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम का हैंड आउट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर वन। सवाल ये कह रहा है भाई, सवाल कह रहा है कि अ पार्टिकल पी इज इन इक्विलिब्रियम ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल अंडर द एक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड एफ न्यूटन जी न्यूटन एंड 12 न्यूटन एक्टिंग इन द डायरेक्शंस शोन। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ एंड जी। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास एक पार्टिकल पी है विच इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं, यानी कि सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कह देते हैं कि सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना, इट विल बी इक्वल टू जीरो। सम ऑफ द फोर्सेस along the x axis it will be equal to जीरो, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि बेटा ये एफ न्यूटन की फोर्स है, ठीक है, जो कि इस तरफ एक्ट कर रही है, विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। सो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस 50 टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक हो गया। और ये दूसरी फोर्स जो एफ न्यूटन एक्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना, ये एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल 20 है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, वो एफ कॉस 20 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एफ कॉस 20 प्लस एफ कॉस 50 माइनस जी, बिकॉज जी क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है टुवर्ड्स राइट, जी इज इटसेल्फ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। सो एफ कॉस 20 प्लस एफ कॉस 50 माइनस जी इज इक्वल टू जीरो। इस बात से एग्री करते हैं, ये मेरे पास एफ और जी से कनेक्टिंग एक पहली इक्वेशन बन गई। यानी कि मैं कह सकता हूँ टेकिंग एफ एस कॉमन मल्टीप्लाइड बाय कॉस 20 प्लस कॉस 50 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू जी। ठीक है, और एफ को अगर आप सब्जेक्ट बना रहे हैं तो एफ इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय कॉस 20 प्लस कॉस 50। ठीक है, अब इसी तरह हम कह सकते हैं कि सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग वर्टिकली इट विल बी इक्वल टू जीरो, यानी कि सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग इन द वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमें दिख रहा है बेटा ये जो एफ न्यूटन की फोर्स है विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास एफ साइन 50। ठीक है, और ये जो एफ की फोर्स है, इसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल 20 है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ वर्क करेगा एफ साइन 20। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि एफ साइन 50 माइनस एफ साइन 20 माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज इट सेल्फ यहाँ पे एक वर्टिकल फोर्स भी है जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, जिसका मैग्नीट्यूड इज 12 न्यूटन। ठीक है, तो एफ की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन के तहत, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि टेक एफ एस कॉमन मल्टीप्लाइड बाय साइन 50 माइनस साइन 20 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय साइन 50 माइनस साइन 20। पुट कर दीजिए एक साथ कैलकुलेटर में, एफ इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय साइन 50 माइनस साइन 20। ठीक है बेटा, ये आ रहा है 28.30026 तक लिख लो पहले। एफ इज इक्वल टू 28.30026 न्यूटन। ठीक है ना, और करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दो, एफ इज इक्वल टू 28.3 न्यूटन। ये एफ की वैल्यू आ गई, और फर्दर कहीं कैलकुलेशन में एफ इस्तेमाल करेंगे हम, तो फिर वहाँ पे ये वाली वैल्यू ले लेंगे 28.30026। तो इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें, यानी कि 28.30026 is equals to what, g is divided by cos 20 plus cos 50। ठीक है भाई, so g will be equals to 28.30026 completely multiplied by cos 20 plus cos 50। तो 28.30026 completely multiplied by cos 20 प्लस cos 50 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 44.7846।
44.7846 न्यूटन, यानी कि करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स जी इज इक्वल्स टू 44.8 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया, एफ और जी की वैल्यूज। क्लियर है भाई? एनी कंफ्यूजन विद दिस? कोई स्टेप रिपीट करना है तो प्लीज काइंडली बता दें। सिंपल था। हम यहाँ पे जो अप्रोच इस्तेमाल करेंगे वो रिजॉल्विंग द फोर्सेस वाली है। देखो बाकी जो दो अप्रोचेस समझाई हैं वो हर केस में अप्लाई नहीं होती, ठीक है ना? तो मोस्टली आपने क्या करना है एग्जाम में जो है वो रिजॉल्विंग द फोर्सेस वाली अप्रोच देखनी है, ठीक है? हेड टू टेल रूल की जो लाइक अप्रोच है वो दो फोर्सेस जब एक्ट कर रही हो तब करें, ठीक है? और अगर तीन फोर्सेस हैं और पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है तो लैमीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग, लेकिन मोस्टली हम क्या करेंगे हर जगह पे जो है वो फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली करेंगे रिजॉल्व, ठीक है ना? हमारी एग्जाम स्टाइल अप्रोच यही होगी। इस बात को हमने डिटेल में जो है डिस्कस पहले कर लिया है, ठीक है भाई? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सवाल ये कह रहा है भाई, सवाल कह रहा है कि फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स पी न्यूटन एंड 25 न्यूटन एक्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, और फिर कहता है कि द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस हैज मैग्नीट्यूड आर न्यूटन एंड मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस, ठीक है? और फिर ये कि द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P Newton has components minus 2.8 Newton and 9.6 Newton in the x direction and the y direction respectively, and makes an angle of alpha with the negative x-axis. पार्ट 1 की रिक्वायरमेंट है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड आर, ठीक है भाई? अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि देखो कहा जा रहा है कि फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड पी न्यूटन एंड 25 न्यूटन हैं और द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस जो है वो आर न्यूटन है, which makes an angle of theta with the horizontal, यानी कि with the x axis। तो कहने का मतलब ये कि ये जो r की फोर्स है ना, ये कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है जो कि यहाँ पे एक्ट कर रही है अभी, ये है रिजल्टेंट ऑफ p एंड 25 रिस्पेक्टिवली। इसलिए ना यहाँ पे r की फोर्स के साथ इन्होंने ब्रोकन लाइन बनाई हुई है, स्मूथ लाइन नहीं बनाई हुई। इस बात से बड़ा एग्री करते हैं? यानी कि p न्यूटन और 25 न्यूटन जो है वो एक्चुअल वो दो फोर्सेस हैं जो कि यहाँ पे एक्ट कर रही हैं। आर इज जस्ट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने पी और आर की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो सिलसिला कुछ ऐसा है, आपको बताया जा रहा है कि द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड पी न्यूटन के इसके दो कंपोनेंट्स हैं -2.8 एंड 9.6 न्यूटन, ठीक है? तो कहने का मतलब ये कि जब कहा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कहा जा रहा है -2.8, तो चूंकि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, इसलिए उसको -2.8 कह रहे हैं, ठीक है? तो इस केस के अंदर मैं इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जो पी कॉस अल्फा कह दूंगा, ठीक है, जो कि एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि यार कि चूंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो उसके ऑपोजिट में जो है वो जो भी फोर्स एक्ट करेगी वो नेगेटिव होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि -p कॉस अल्फा किसके बराबर है? -2.8 के बराबर है। इस बात से एग्री करते हैं? बताइए। तो जाके मैं कह सकता हूँ कि भाई ये माइनस की साइन और माइनस की साइन कैंसिल आउट हो जाएंगी और मैं कह सकता हूँ कि p कॉस अल्फा जो है वो 2.8 के बराबर आ रहा है। ये बात क्लियर होती है? बोलो जरा जल्दी से, हरी अप। ठीक है, तो p कॉस अल्फा जो है वो 2.8 के बराबर हो गया। इस सेंस में हम कह रहे हैं कि -2.8 न्यूटन, क्योंकि वो एक्ट कर रही है टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है ना? ये कहानी है। और इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो टी साइन अल्फा की फोर्स होगी, यानी कि पी न्यूटन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो पी साइन अल्फा विल बी इक्वल टू 9.6 न्यूटन। इन दो चीजों से इत्तेफाक करते हैं? बताइए जरा जल्दी से, हरी अप। एक तो ये कि पी कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2.8, और दूसरा ये कि पी साइन अल्फा इज इक्वल टू 9.6। बेटा हरी अप रिस्पॉन्स कर दीजिए, लिख के बताएं, बोल के बताएं, फिर थम्स अप करें। ये बात क्लियर होती है सबको? तो अब मैं यहाँ पे p की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू -2.8 का होल स्क्वायर प्लस 9.6 का होल स्क्वायर।
यानी कि पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, -2.8 का होल स्क्वायर प्लस 9.6 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा एग्जैक्टली 100। यानी कि P विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100, P विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। ये बात समझ आ रही है? ये हमने P का जो है वो मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बिकॉज P की जो फोर्स जो है वो इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ अल्फा, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स आपको पता है। ये बात समझ आ रही है भाई? P इज इक्वल टू 10 न्यूटन। उसके बाद अगर हम R की बात करें, R अगर निकालना है तो भाई मैं सिंपली एक काम ये कर सकता हूँ कि हेड टू टेल रूल चल लूँ, यानी कि मैं ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस देख लूँ। यानी कि मैं P न्यूटन की जो फोर्स है ना, इसको मैं यहाँ से उठाऊं, मैं बोलूँ उठो भाई, तुम यहाँ पे आ जाओ, यानी कि 25 न्यूटन के हेड के साथ चिपक जाओ। ठीक है, और तुम दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो आर है। मैंने क्या किया, P न्यूटन की फोर्स को उठाया और मैंने 25 न्यूटन के हेड के साथ चिपका दिया, हेड टू टेल रूल चल दिया। और अब हमारे पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस को देख रहे हैं, तो अक्ल इस बात को तकाजा करती है कि यार आपके पास ये जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज क्या है कि P न्यूटन और 25 न्यूटन के बीच का एंगल इज 90 डिग्रीज ना, तो वो मैं यहाँ पे भी मार्क कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि भाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। इस बात से बेटा इत्तेफाक करते हैं? बताइए, हरी अब जल्दी से रिस्पॉन्स। ठीक हो गया? यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 625। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 725। आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 725, यानी कि कितनी आ रही बताओ? एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 5√29। एंड करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, आर इज इक्वल टू 26.9 न्यूटन। इस बात में बेटा कोई शक? बताइए, कोई बस फंसा, कोई पंगा, कोई परेशानी? हरिया बेटा रिस्पॉन्स जल्दी से। P इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड R इज इक्वल टू 26.9 न्यूटन। ये बात क्लियर होती है? हाँ बेटा, P की फोर्स का तो मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो उसमें अगर मैं जो है वो P स्क्वायर इज इक्वल टू -2.8 स्क्वायर प्लस 9.6 का स्क्वायर जब मैं कर रहा था, ठीक है ना, तो अगर मैं -2.8 की जगह 2.8 भी लिख दूं तो भी दैट्स completely फाइन, बिकॉज इन द एंड योर गोल इज टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पी फोर्स। ठीक है ना? तो जस्ट वो बात समझाने के लिए कि वो -2.8 क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि वो -P cos अल्फा इज इक्वल टू -2.8 है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी हो, तो आप क्या करोगे अब, इन दो में से कोई सी भी एक इक्वेशन इस्तेमाल कर लोगे, P की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इजंट इट? इट मेक सेंस और नॉट? इन दो में से कोई सी भी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, P cos अल्फा इज इक्वल टू 2.8 एंड P sin अल्फा इज इक्वल टू 9.6। इन दो में से कोई सी भी इक्वेशन यूज कर लोगे तो अल्फा तो आ जाएगा ना। अल्फा भी यहाँ पे पार्ट वन में रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है, जहाँ पे निकालने की नीड पड़ेगी आगे देख लेंगे। हाँ आ रही है, पार्ट टू में रिक्वायरमेंट आ रही है ना अल्फा निकालने की, इन दो में से कोई सी भी यूज कर लेंगे। ये बात समझ आ रही है? सो पार्ट वन का आंसर हो गया बेटा P इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड R इज इक्वल टू 26.9 न्यूटन। उसके बाद पार्ट टू का कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड हेंस फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 25 न्यूटन। पार्ट ए में कहता है इन दी एक्स डायरेक्शन और पार्ट बी में कहता है इन दी वाई डायरेक्शन। तो अब हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये जो मैंने दो इक्वेशंस बनाई थी ना पार्ट वन में, इनमें से कोई सी भी इस्तेमाल कर लो। तो मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ P cos अल्फा इज इक्वल टू 2.8। आप चाहो तो P sin अल्फा वाली यूज कर लो। ठीक है, तो P की वैल्यू आ चुकी है 10, तो 10 cos अल्फा इज इक्वल टू 2.8, यानी कि cos अल्फा विल बी इक्वल टू 2.8 डिवाइड बाय 10, यानी कि अल्फा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 2.8 डिवाइडेड बाय 10। सो अल्फा क्या आ रहा है बेटा, cos इनवर्स 2.8 डिवाइडेड बाय 10, ये आ रहा है 73.7398। अल्फा आ रहा है 73.7398 डिग्रीज, और एंगल इन डिग्रीज बता देंगे करेक्ट टू 1 dp एज योर फाइनल आंसर। सो अल्फा विल बी 73.7 डिग्रीज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ये बात समझ आ रही है? बताइए। और फिर उसके बाद बेटा अल्फा निकालने के बाद हमने क्या करना है,
Hence find the components of the force of magnitude 25 न्यूटन। पहले है पार्ट ए में इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना, यानी कि ये जो 25 न्यूटन की फोर्स है इसका हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है और फिर इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। ठीक है बेटा। अब एज्यूम करो कि मैं जो है बेसिकली ये जो एंगल है ना विद द हॉरिजॉन्टल, जो कि ये 25 न्यूटन की फोर्स जिस एंगल पे एक्ट कर रही है, इस एंगल को ना मैं बीटा बोल देता हूँ। ठीक है। और मैं काम करता हूँ कि मैं बीटा की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है। अब ये जो मैंने जितनी वर्किंग यहाँ पे की ना इसको इसी पेज पे रखते हैं। मैं सिर्फ ये जो स्केच बना हुआ है ना डायग्राम, इसको मैं सिर्फ इसकी पिक्चर में अगले पेज पे लेके आके आपको ये बीटा की कैलकुलेशन समझाता हूँ। ठीक है। ये जो 25 न्यूटन की जो फोर्स एक्ट कर रही है ना फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये जो ये जिस एंगल पे एक्ट कर रही है उस एंगल को मैंने बीटा बोल दिया। अब मेरा काम क्या है भाई, 25 कॉस बीटा निकालना। ठीक है। मेरा काम क्या है, 25 कॉस बीटा निकालना। और इसी तरह मेरा काम है 25 साइन बीटा निकालना। ठीक है। अब सबसे पहले मैं अगर आपको बीटा की वैल्यू निकाल के दिखाऊं, सुनना जरा बातों गौर से क्या होता है। अल्फा हमारे पास आ चुका है। ठीक है। सिंस हमें पता है कि यार अल्फा प्लस 90 प्लस बीटा, इन तीनों का सम जो है वो 180 के इक्वल होगा। इस बात से एग्री करते हैं? यानी कि ये एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन है ना, यानी कि मैं बोलूं एंगल अल्फा प्लस 90 प्लस बीटा, इन तीनों का सम 180 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। इस बात से एग्री करते हो भाई? तो बीटा जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई है 73.7398, 73.7398 डिग्रीज। बताओ भाई बीटा क्या आ रहा है? ये आ रहा है 16.2602। एंगल बीटा के पास आ रहा है 16.2602 डिग्रीज। ठीक है। तो अब बेसिकली मैंने करना क्या है बेटा, आई नीड टू फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 25 न्यूटन पार्ट ए में इन द एक्स डायरेक्शन, यानी कि मैंने 25 कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है। यानी कि 25 कॉस 16.2602। ठीक हो गया? बताइए क्या वैल्यू आ रही है, 25 कॉस 16.2602, यानी कि ये आ रहा है 24.000000 सो ऑन। तो 24.000 के बाद मैंने सर बना दिया डॉट 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 डॉट, और ये हो गया 24 न्यूटन। ठीक है। एज सिंपल एज दैट। ये आपका जो है वो पार्ट 2 के पार्ट ए का आंसर हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह अब मैं क्या करूंगा, पार्ट बी का आंसर निकाल लूंगा, यानी कि 25 साइन बीटा की वैल्यू। ठीक है भाई। ये मेरे पास 25 कॉस बीटा की वैल्यू 24 न्यूटन आ चुकी है। अब 25 साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो 25 साइन 16.2602 कितना आ रहा है बेटा बताओ? 25 साइन 16.2602। भाई सबको क्लियर हो रहा है? कोई ऐसा इंसान जिसको कोई शक कोई वसवसा है बेटा, प्लीज काइंडली बताएं, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। 6.99999 सो ऑन। ठीक है ना, तो ये जो है 7 न्यूटन हम लिख देते हैं, 7 न्यूटन। ये बात समझ आ रही बेटा? हरी अब रिस्पॉन्स जल्दी से, क्विक। ऑल राइट। ये हमारा पार्ट 2 हो गया। उसके बाद पार्ट 3 में वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है भाई। अच्छा बेटा, पार्ट 1 और पार्ट 2 की वर्किंग्स कॉपी कर ली है? बताइए, अगर नहीं कॉपी की तो कोई मसला नहीं बेटा, मैं वेट कर लूंगा। करना बाकी? हाँ बेटा कर लो, आराम से कर लो, फिर मैं पार्ट 3 कराता हूँ। इतना कॉपी हो जाए तो बताओ। अच्छा भाई, तो पार्ट 3 में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ना थीटा निकालने की मल्टीपल अप्रोचेस है हमारे पास, तो मैं जरा कुछ डिटेल आपको समझाता हूँ। ठीक है। अब देखो, लेट्स से थीटा निकालने की देखो एक सिंपल अप्रोच तो ये है कि आपको पता है कि यार ये थीटा है क्या। थीटा तुम क्या हो भाई, तुम वो वाले एंगल हो, ठीक है ना, तुम उस रिजल्टेंट फोर्स के एंगल हो। यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, पी न्यूटन और 25 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स है। तो चूंकि हमारे डायग्राम में एक्चुअली पी न्यूटन और 25 न्यूटन जो है वो एक्ट कर रहे थे, और जो आर की फोर्स यहाँ पे मार्क करके दी हुई है वो महज पी न्यूटन और 25 न्यूटन का रिजल्टेंट है। ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे आर जो है वो एक्ट नहीं कर रहा,
आर जो है वो पी और 25 का रिजल्टेंट है, ये आपको सिंपल सी बात पता है ना। तो एज्यूम करो ये आर की फोर्स होती ही ना, यहाँ पे अभी जिस तरह आर की फोर्स बना के दी हुई है, एज्यूम करो ये होती ही ना, तो हमारे पास ये होता ना कि पी की फोर्स इस तरह कर रही होती और 25 की फोर्स इस तरह कर रही होती। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे होते कि भाई हमारे पास जो है वो फिर थीटा निकालने का तरीका क्या हो जाता, हम बेसिकली पी न्यूटन और 25 न्यूटन को करते रिजॉल्व, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिस्पेक्टिवली, और फिर उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। ये बात समझ आती है, बताइए। तो बट आपको यहाँ पे आर इन्होंने बना के भी दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि आर जो आपको इन्होंने बना के दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जो पी न्यूटन और 25 न्यूटन का जो रिजल्टेंट है आर, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा। इस बात से बड़ा इत्तेफाक करते हैं, बताइए, आर कॉस थीटा। यानी कि जो पी न्यूटन और 25 न्यूटन की जो रिजल्टेंट फोर्स है आर, इसके मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स लिख दिए। ठीक है, अब आपको पता है कि यार जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं पी न्यूटन एंड 25 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, इनका अगर मैं सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकाल लूंगा तो वो आर कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। इस बात से इत्तेफाक करते हैं। और इसी तरह मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो पी न्यूटन और 25 न्यूटन की जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इनका सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस आप निकाल लोगे तो वो आर साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। इस बात से बेटा इत्तेफाक करते हैं, बताइए। बड़ी कोई सिंपल सी बात बोली है मैंने। अच्छा बेटा फिर से रिपीट कर दूं, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि पी न्यूटन और 25 न्यूटन की जो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है ना, उस रिजल्टेंट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा है, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आर साइन थीटा है। तो मैं कह सकता हूं कि सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, उनका सम आर कॉस थीटा के बराबर है, एंड सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग वर्टिकली, उनका सम जो है वो आर साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम आर कॉस थीटा के बराबर, और वर्टिकल फोर्सेस का सम जो है वो आर साइन थीटा के बराबर। इस बात से बड़े इत्तेफाक करते हैं, ठीक हो गया। तो आप सिर्फ क्या करें, पी न्यूटन और 25 न्यूटन की जो दो फोर्सेस हैं, इनका सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आप निकाल लीजिए। यानी कि 25 कॉस बीटा जो एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द राइट, माइनस पी कॉस एल्फा जो कि एक्ट कर रही है टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ये क्या है, सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। ठीक है, सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आर कॉस थीटा के। कैसा? तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। यानी कि बीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, बीटा की वैल्यू 16.2602, यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय कॉस 16.2602 माइनस पी कॉस एल्फा, और पी कॉस एल्फा की बेटा एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास 2.8 है। ठीक है, सो माइनस 2.8 एंड दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। आर की जो बेटा वैल्यू हमारे पास आई थी, एग्जैक्ट वैल्यू इस्तेमाल कर लेते हैं, 5√29, 5√29 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। इस इक्वेशन को सॉल्व करें और थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कुछ सवाल है पूछने वाला है यार, कितना सिंपल है, एग्री करते हैं उस बात से। यानी कि कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 25 कॉस 16.2602 minus 2.8 completely divided by 5√29, यानी कि cos theta is equal to what, 25 cos 16.2602 minus 2.8 completely divided by 5√29, ये आ रहा है 0.78735, 0.78735, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.78735, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.78735, ये आ रहा है 38.061। ठीक है,
38.061 डिग्रीज, और करेक्ट 1 dp थीटा इज इक्वल टू 38.1 डिग्रीज। ये बात समझ आ रही है भाई? बताइए, कोई स्टेप रिपीट करना है? जी जी बेटा, उस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह मैंने यहाँ पे सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली लिया है ना, आप सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग वर्टिकली लेके भी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। बिल्कुल उस तरह भी करके दिखा देता हूँ, कोई हर्ज नहीं है। ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं कि आप ले लें सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग वर्टिकली, ठीक है, यानी कि इन द वाई एक्सिस। तो पी न्यूटन और 25 न्यूटन की जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स का सम ले लीजिए। तो बेटा वो हो जाएगा 25 साइन बीटा प्लस पी साइन अल्फा, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ये सम जो है बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा के, ठीक है। तो इस तरह भी जो है वो थीटा की हमारे पास यही सेम वैल्यू आएगी। तो इस तरह भी करके दिखा देता हूँ, यानी कि 25 साइन 16.2602 प्लस भाई पी साइन अल्फा की एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी? 9.6 न्यूटन, ठीक ना। तो हम कह देंगे प्लस 9.6 एंड दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। और आर की वैल्यू जो है वो इस्तेमाल भी कर लेंगे यहाँ पे। आर की वैल्यू क्या है? 5√29, 5√29 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ठीक हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू 25 साइन 16.2602 प्लस 9.6 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 5√29, यानी कि साइन थीटा बेटा किसके बराबर आ रहा है? चेक करिए, 25 साइन 16.2602 plus 9.6 completely divided by 5√29. This is supposed to be 0.61651. 0.61651, यानी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.61651, साइन इनवर्स 0.61651। दिस इज सपोज टू बी 38.06, ठीक है ना, 38.061 एंड सो ऑन, ठीक है। 38.0617 वही वाली चीज है। इधर भी बेटा यहाँ पे मैं 38.0617 तक लिख लेता हूँ, और फिर वो हमने बताया करेक्ट टू 1 dp, ठीक है। वरना फिर आप 38.062 पहले लिख दो, ठीक है बेटा। यानी कि फाइनल आंसर देने से पहले ना, एज पर द एक्यूरेसी, वो देने से पहले जो है वो 3 से 4 सिग्निफिकेंट फिगर या फिर 3 से 4 डीपी वाली वैल्यू जो है वो लिख लिया करें। तो 38.0617, यानी कि थीटा इज इक्वल टू व्हाट? वही 38.1 डिग्रीज। ये बात समझ आ रही है बेटा? बताइए, क्लियर होता है? अब थीटा निकालने की ना बेटा एक और अप्रोच भी है हमारे पास। थीटा निकालने की जो है वो एक और अप्रोच भी है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन पहले ये बताएं, इतनी वर्किंग कॉपी कर ली? इन दो में से कोई सा भी एक काम कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है बेटा। बोथ अप्रोचेस वैसे करना जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि जिस तरह मैंने पहले क्या नाम है सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लिया, उस तरह कर लिया, वो काफी हमारा आंसर आ गया। ऑल्टरनेटिवली आप सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस लेके भी कर सकते हो। अब थीटा निकालने की ना एक और अप्रोच भी मैं आपको समझाता हूँ, और मैं काम करता हूँ अगेन इस डायग्राम को जो है वो अगले पेज पे लेके आके चीजें एक्सप्लेन करूँ। इतना पहले कॉपी हो जाए तो बेटा बताओ, ठीक है। सो सिलसिला कुछ ऐसा है कि यार आपके पास जो है हमने बीटा तो पहले निकाल लिया था ना। बीटा की वैल्यू हमने पहले निकाली थी। बीटा को मैंने क्या बोला था कि वो जो 25 न्यूटन की जो फोर्स जो है एक्ट कर रही है, तो उसका एंगल जो है वो बीटा है, ठीक है। तो ये तो काम हमने जो है वो पहले किया था, यानी कि पार्ट 3 से पहले। तो बीटा को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना। और जो बीटा की वैल्यू आई थी वो इस्तेमाल कर लूंगा, ठीक है ना। पार्ट 3 जब हम करे तो उससे पहले तो बीटा आ चुका था ना हमारे पास, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिवली थीटा निकालने का बड़ा तरीका ये होगा कि जिस तरह हमने क्लोज्ड ट्राइंगल की बात की थी ना, कि पी न्यूटन की फोर्स को हमने बोला भाई तुम उठो यहाँ से, और तुम जो है वो 25 न्यूटन के हेड के साथ चिपक जाओ। तो ये कोई हम यहाँ पे हेड टू टेल रूल चल के जो है वो काम करेंगे, ठीक है।
ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दी पी न्यूटन की फोर्स। ठीक है, हेड टू टेल रूल चल के। तो अब लेट्स से मैं इस वाले एंगल को ना जी बोल देता हूँ, ये वाला एंगल जो मैं मार्क कर रहा हूँ आपकी आंखों के सामने। यानी कि अगर आप एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जिसमें हाइपोटेनस आर है, एडजेसेंट साइड 25 है और ऑपोजिट पी है, तो उसका एंगल जो है वो जी है। तो एक बात तो यार बड़े बसों के साथ की जा सकती है ना, कि भाई अगर आपने जो है इस जी के अंदर बीटा को ऐड कर दिया तो आपके पास जो है वो थीटा आ जाएगा। इस बात से एग्री करते हैं भाई? बोलो जरा जल्दी से, हरी अप। थीटा का मतलब क्या है? एंगल जी प्लस एंगल बीटा। अब बीटा जो है वो तो हमने निकाल लिया था ना ऑलरेडी, पार्ट 3 करने से पहले। तो अगर मैं किसी तरीके से जी निकाल लूं तो थीटा आ जाएगा मेरे पास। कैसा? तो जी निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंस आपको पता है यार पी की वैल्यू आपको ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है पहले, ठीक है, और यहाँ पे 25 न्यूटन, यानी कि सिंपल सी अप्रोच हो गई कि ऑपोजिट ओवर एडिशन, यानी कि टेन जी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय 25। वरना तो आपको आर की वैल्यू भी पता है तो साइन और कॉस भी यूज कर सकते हो ना, आर हाइपोटेनस है। ये बात समझ आ रही है बेटा? ये सिंपल अप्रोच हो जाएगी। और तो मैं कह सकता हूँ कि z इज इक्वल टू टेन इनवर्स p ओवर 25। ठीक है बेटा, और p की वैल्यू क्या आई थी भाई? p की वैल्यू आई थी इक्वल टू 10। ऐसा ही है, p की वैल्यू आई थी इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है ना? तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल z तुम किसके बराबर हो भाई? टेन इनवर्स 10/25 के बराबर हो। लिहाजा एंगल z इज इक्वल टू व्हाट भाई? टेन इनवर्स 10/25, यानी कि ये 21.801 डिग्रीज, 21.801 डिग्रीज। और मैं क्या करूँगा, थीटा आ जाएगा मेरे पास 21.801 डिग्रीज प्लस बीटा की वैल्यू बेटा क्या आ रही थी? बीटा की वैल्यू थी 16.2602। तो इस वाली अप्रोच से भी कर सकते हैं। सर ये वाली अप्रोच सिंपल है, हाँ बेटा सिंपल है ये अप्रोच भी। वो भी सिंपल है बेटा, देखो आसान मुश्किल कुछ भी नहीं होता ना बेटा। सवाल जो है वो देखते के साथ आपकी दिमाग की बत्तियां खुल जानी चाहिए बस, क्या आपने क्या क्या काम आप कर सकते हो। जो चीज़ आपको पहले क्लिक कर जाए वो कर दो, क्योंकि एग्जाम में बेटा वक्त तो कम है और मुकाबले सख्त है ना भाई। काम करके आगे बढ़ना है, ए स्टार भी तो स्कोर करना है। ठीक है, तो मैंने जो है जितनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना बेटा बनती थी वो मैंने दे दी। हर चीज़ के साथ बेटा इंसाफ करना जरूरी है ना। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो ये सीन है, समझ रहे हो बात? तो ये सिंपल अप्रोच भी इस्तेमाल कर लें, वरना जो पीछे वाली अप्रोच भी बेटा सिखाई है वो भी आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। सवाल की अंग्रेजी पढ़ के और जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से आपको पिक कर लेना है बेटा कम से कम टाइम में कि क्या क्या काम आप कर सकते हो। इसको कहते हैं दिमाग की बत्तियां खोलना बेटा, वो भी तो जरूरी है ना। तो ये बात है। इतनी वर्किंग कॉपी हो गई, बताएं भाई। ये हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 2।